अगर मैं आपसे कहूं योगी आदित्यनाथ ने यूपी के साथ जो फॉर्मूला चलाया था, बिल्कुल वही फॉर्मूला अब बंगाल में चल रहा है, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर। तो क्या आप यकीन करेंगे? और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। बांग्लादेश बॉर्डर पर भीड़ लगी है शुभेंदु सरकार के एक्शन से, वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। बॉर्डर पर बांग्लादेशियों की भीड़ जुट गई है, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। डॉक्यूमेंट्स लेकर बॉर्डर पर भीड़ लग गई। हाकिमपुर सीमा जो भारत बांग्लादेश बॉर्डर है वहां पर शायद ना भी करें, और करेंगे भी क्यों? क्योंकि बंगाल तो वो किला था जिसे बीजेपी पिछले 30 साल से तोड़ नहीं पा रही थी। वही बंगाल जहां ममता बनर्जी के राज्य में घुसपैठ पे बात करना तक गुनाह था, जहां सिंडिकेट और कट मनी एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी थी, जहां वोट किसी का भी हो, लिस्ट किसी की भी हो, जाता ममता बनर्जी को ही था। और ये कोई वोट चोरी नहीं थी, ये डकैती थी, गुंडागर्दी थी, डर था। और फिर आती है 4 मई 2026 और उस दिन वो हो गया जो नामुमकिन माना जाता था। और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, ये खबर है भवानीपुर से, जहां ममता बनर्जी से शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं। बीजेपी ने बंगाल जीत लिया, ममता का 3 बार का राज्य ढह गया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से भी हरा दिया और खुद बंगाल के सीएम बन गए। अब लोगों ने सोचा होगा कि भाई जीत तो गए, अब तो थोड़े दिन जश्न मनेगा, मिठाई बटेगी, फोटो सेशन चलेगा। पर भाई साहब, शुभेंदु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने तो सीधा रीसेट बटन दबा दिया, रीसेट बटन। और देखिए, इस 1 महीने में शुभेंदु अधिकारी ने ऐसे 5 फैसले ले लिए जो बंगाल को जड़ से बदलने वाले हैं। तो अब असली सवाल ये उठता है कि क्या सच में शुभेंदु अधिकारी बंगाल के योगी आदित्यनाथ बनने वाले हैं? योगी ने यूपी में जो पूरी प्लेबुक चलाई थी, क्या वही किताब अब बंगाल में दोबारा खुल रही है? और सबसे बड़ी बात, इन 5 फैसलों का बंगाल की डेमोग्राफी, पॉलिटिक्स और पूरे के पूरे फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा? आइए इन सबको एक एक करके इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, ये बात समझने से पहले कि बंगाल में असल में हो क्या रहा है, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनते ही पहले महीने में किया क्या है। पर उसको समझने से पहले भी एक चीज समझनी जरूरी है कि आखिर उन्हें विरासत में मिला क्या था। क्योंकि देखिए, ममता बनर्जी जो बंगाल छोड़ के गई है ना, वो कोई नॉर्मल स्टेट नहीं था, वो एक्चुअली में आईसीयू में पड़ा हुआ एक पेशेंट था। जरा आप हालात देखिए, एक ऐसा राज्य जहां की ऑलमोस्ट 30% आबादी मुस्लिम है, और वो भी इस तरीके से कि बॉर्डर वाले जिलों में कॉन्सेंट्रेटेड है। मुर्शिदाबाद में 70% मुस्लिम हैं और मालदा में 51%। और सिर्फ यही नहीं, ये वो राज्य था जहां पर 2021 के इलेक्शंस के बाद खुलेआम पॉलिटिकल हिंसा हुई थी, घर जलाए गए थे, लोग मारे गए थे। और इन सबसे ऊपर इस राज्य की इकोनॉमी लक्ष्मी भंडार जैसी फ्रीबी स्कीम्स पर टिकी हुई थी, जहां हर महीने औरतों के अकाउंट में पैसे तो जा रहे थे, पर परमानेंट नौकरी और इन्वेस्टमेंट गायब थे। और इसी कारण से राज्य का जो कर्ज था वो पहाड़ बनता जा रहा था। और होगा भी कैसे नहीं, 7,000 के करीब तो ऐसी कंपनीज थी जिनको स्टेट से बाहर फेंक दिया गया था। मतलब कि इस चीज को आप ऐसे समझिए कि शुभेंदु को एक ऐसी गाड़ी मिली थी जिसका इंजन घुसपैठ था, ब्रेक पॉलिटिकल वायलेंस था, और स्टीयरिंग जो थी वो सिंडिकेट के हाथ में थी। तो भाई साहब, ऐसे में जाहिर है कि इस पूरे सिस्टम को ठीक करना कोई मामूली काम तो था नहीं। पर शुभेंदु ने 1 महीने में जो किया है, उसे देखकर पूरे लिबरल इकोसिस्टम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। हुआ यह कि गद्दी संभालने के सिर्फ 2 दिन बाद पहली ही कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने एक साथ 6 बड़े फैसले ले लिए, जिसमें भारतीय न्याय संहिता को तुरंत लागू कर दिया गया। सरकारी नौकरी के कैंडिडेट्स को उम्र में 5 साल की छूट दे दी गई। बंगाल को आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सेंट्रल स्कीम से जोड़ दिया गया। और सबसे बड़ा, 600 एकड़ जमीन सीधे बीएसएफ को दे दी गई, बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए। और इसके पीछे का रीजन था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में घुसने से रोका जा सके। अब देखिए, ये किसी नॉर्मल पॉलिटिशियन वाला स्टार्ट तो था नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही स्टार्ट था जैसा 2017 में एक और आदमी ने यूपी में लिया था, यानी कि योगी आदित्यनाथ ने। क्योंकि योगी भी जब आए थे ना, तो उन्होंने भाषण नहीं दिए थे, पहले ही दिन से कुल्हाड़ी चलाई थी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज शुभेंदु अधिकारी जो कर रहे हैं ना, वो योगी मॉडल का बंगाली एडिशन है। बस फर्क यह है कि यहाँ पर स्टेक्स यूपी से भी ऊंचे हैं। और इन्हीं 5 फैसलों को अगर एक शब्द में कहा जाए तो रीसेट कहा जाएगा। आर से रिवायर, यानी कि पूरे सिस्टम और इकोनॉमी को दोबारा से जोड़ना। फिर ई से इविक्ट, यानी कि घुसपैठियों को बाहर करना। उसके बाद एस से सील, यानी कि बॉर्डर को सील करना। और फिर ई से एनफोर्स, यानी कि कानून का डंडा। और आखिर में टी से टारगेट, जिसका मतलब होता है सिंडिकेट का सफाया। यही 5 अक्षर मिलकर पूरे राज्य को रीसेट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अक्षर से, यानी कि रिवायर से, क्योंकि गाड़ी चलाने से पहले उसका इंजन तो ठीक करना ही पड़ता है।
तो देखिए, पहले आर का मतलब है रीवायर, पर इसे ठीक से समझने के लिए पहले आपको ममता का असली मॉडल समझना पड़ेगा, जिसे मैं प्यार से रेवड़ी राज भी कहता हूँ। अब देखो, हुआ ये कि ममता का पूरा खेल टिका हुआ था दो चीजों के ऊपर। पहला, लक्ष्मी भंडार, दूसरा स्वास्थ्य साथी। यानी लक्ष्मी भंडार के तहत राज्य की करीब 2 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में हर महीने कुछ पैसा डाला जाता था, और साहित्य साथी एक हेल्थ कार्ड था। अब सुनने में तो ये बड़ा बढ़िया लगता है ना? पर भाई साहब, ये तो वही बात हो गई कि घर में आग लगी हो और आप आइसक्रीम खाने जा रहे हो। क्योंकि सवाल ये है कि इस रेवड़ी का बिल भर कौन रहा था? बंगाल का खजाना, जो कर्जे में डूबता जा रहा था, और इसी चक्कर में परमानेंट नौकरियां खत्म होती जा रही थी। नई फैक्ट्रियां और इन्वेस्टमेंट्स बंगाल का रास्ता छोड़ चुकी थी, और सबसे बुरी बात, एक पूरी जनरेशन को आदत पड़ चुकी थी कि कमाओ मत, हर महीने सरकार जो दे रही है उससे घर चला लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब शुवेंदु अधिकारी ने आते ही इस इंजन को रीवायर करना शुरू किया, और वो भी एक झटके में नहीं, बल्कि एक सोचे समझे तरीके से। तो बेसिकली हुआ ये कि पहली ही कैबिनेट मीटिंग में शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल को 6 सेंट्रल स्कीम के साथ जोड़ दिया, जिनसे अभी तक बंगाल जुड़ा नहीं हुआ था। यानी आयुष्मान भारत, जिसे पीएम जन आरोग्य योजना कहते हैं, फिर पीएम उज्ज्वला, जो सिलेंडर वाली योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम विश्वकर्मा, पीएम श्री और किसान बीमा योजना। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ ऐलान नहीं था, क्योंकि साथ में ऑर्डर भी निकाले गए। और ऑर्डर ये था कि हर जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम इन स्कीम्स की एप्लीकेशंस सीधे यूनियन मिनिस्टर्स को फॉरवर्ड करेंगे। इसका बेसिक पर्पज ये था कि महीनों की लाल फीताशाही में काम नहीं अटके। अब जरा इसका मतलब समझिए। होगा बेसिकली ये कि आयुष्मान भारत के आने से बंगाल के एक आम परिवार को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा, जो स्वास्थ्य साथी से भी होता था, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट नहीं मिलता था उससे। तो यहाँ पर यह भी समझना है कि शुवेंदु ने स्वास्थ्य साथी को बंद नहीं किया है और आयुष्मान भारत को ऐड कर दिया है। यानी अब लोगों को दिल्ली और कलकत्ता दोनों जगह से मदद मिलेगी। पर रुकिए, ये रीवायरिंग सिर्फ वेलफेयर तक नहीं रुक रही है, क्योंकि इसी कैबिनेट में सरकारी नौकरी के कैंडिडेट्स को उम्र में 5 साल की छूट भी दे दी गई है। अब देखो, एक थिंकिंग ब्रेन में ना सवाल आएगा, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बंगाल के लाखों नौजवानों के वो साल तो बर्बादी हो चुके थे जब इस राज्य में भर्ती ही बंद थी और एग्जाम तक नहीं होते थे। फिर इसके अलावा एक फैसला तो ऐसा था जो हेडलाइंस में ही नहीं आया, पर था बहुत बड़ा। बंगाल के आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को अब सेंट्रल ट्रेनिंग और डेप्यूटेशन की इजाज़त है। यानी वो दीवार ही तोड़ दी गई है जो ममता ने बंगाल काडर और दिल्ली के बीच खड़ी कर रखी थी। अब इसको ज़रा योगी मॉडल के साथ रख कर देखिए, क्योंकि यहाँ पैरेलल बिल्कुल सटीक बैठता है। यूपी को याद कीजिए, कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, पर हुआ क्या? योगी ने उसी यूपी को सेंट्रल स्कीम्स का पोस्टर बॉय बना दिया। ज़मीन पे घर बने, गैस कनेक्शन पहुंचे, इकोनॉमी की रफ्तार ऐसी बदली कि जो राज्य कभी मजाक था आज एक मॉडल बन गया है और बाकी के राज्यों से फॉलो करना चाहते हैं। यानी योगी ने ये साबित कर दिया कि अगर स्टेट और सेंटर एक साथ चलें तो रेवड़ी की खास ज़रूरत पड़ती नहीं है, असली डेवलपमेंट खुद बोलता है। तो शुवेंदु अधिकारी भी बिल्कुल वही करने निकले हैं। फर्क बस इतना है कि योगी को सिर्फ एक बीमार इकोनॉमी ठीक करनी थी, पर शुवेंदु को उससे पहले वो मुफ्त की लत छुड़ानी है जो ममता और उससे पहले कम्युनिस्टों की सरकार ने इतने सालों से पूरे राज्य को लगा रखी है। और भाई साहब, मुफ्त की आदत छुड़ाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। खैर, ये तो बात हुई पहले यार की, मतलब रेवड़ी बंद इंजन चालू की। पर देखिए, सिस्टम और पैसा ठीक करना एक बात होती है, पर एक बिल्कुल ही अलग बात होती है कि उन लोगों का क्या किया जाए जो सालों से चुपके से बॉर्डर पार करके इस पूरे खेल की असली बुनियाद बने हुए हैं। और बस यहीं से शुरू होता है रीसेट का सबसे आक्रामक चैप्टर। वो कैसे, आगे देखते हैं। तो देखिए, अब आते हैं ई और एस पे, यानी कि इवेक्ट और सील, यानी बाहर निकालो और दरवाजा बंद करो। पर ध्यान में रखिए, ये दोनों सिर्फ नारे नहीं हैं, क्योंकि इनके पीछे एक पूरी मशीनरी है। तो पहले बात करते हैं इवेक्ट की। हुआ ये कि शुवेंदु ने कल्याणी में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखी,
जिसमें उसने नादिया और नॉर्थ 24 परगना यानी कि 2 सबसे संवेदनशील बॉर्डर जिलों के अफसर बुलाए और वहां उन्होंने जो ऑर्डर दिया वो किसी हिस्ट्री से कम नहीं है। बेसिकली इसमें कहा गया कि बंगाल पुलिस जिस भी इन्फिल्ट्रेटर को यानी कि घुसपैठियों को पकड़ेगी उसे सीधे बीएसएफ को सौंप देगी डिपोर्टेशन के लिए। आप जरा इस बात का वजन समझिए, क्योंकि अब तक बंगाल ऐसा था कि उसमें घुसपैठियों को पकड़ना तो दूर, उनका नाम लेना तक कम्युनल मान लिया जाता था। और अब हालात ये पैदा हो रहे हैं कि राज्य की अपनी पुलिस उन्हें बॉर्डर फोर्स को हैंडओवर करेगी। और देखिए ये कोई छिटपुट ऑर्डर नहीं था, क्योंकि इसके पीछे पूरी एक सीक्वेंसिंग थी। मतलब पहले वोटर लिस्ट में छानबीन में घुसपैठियों की पहचान की गई, फिर उन्हें लिस्ट से बाहर किया गया और अब बारी है उन्हें देश से बाहर करने की। और इस कड़ी में शुवेंदु अधिकारी ने साफ साफ कह दिया कि बंगाल के अंदर भी वो मॉडल अपनाया जाएगा जो आसाम और त्रिपुरा में अपनाया गया है, जहां फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल और सिस्टमैटिक डिटेंशन के जरिए घुसपैठ पे लगाम लगाई जा रही है। और इस सब के साथ शुवेंदु की सबसे पुरानी मांग भी है, यानी कि एनआरसी, ताकि एक बार सब कुछ साफ हो जाए कि इस राज्य का नागरिक कौन है, देश का नागरिक कौन है और कौन नहीं, और कौन घुसपैठिया है। अब देखिए सिर्फ निकालने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि वरना बात वही हो जाएगी कि बाल्टी से पानी उलीच रहे हो आप और ऊपर से नल खुला छोड़ दिया है। और इसीलिए आता है आखिरी एस यानी कि सील। हुआ ये कि पहली ही कैबिनेट मीटिंग में शुवेंदु अधिकारी ने 600 एकड़ जमीन सीधे बीएसएफ को ट्रांसफर कर दी, और वो भी सिर्फ एक काम के लिए, बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए। अब ये कितनी बड़ी बात है इसको समझिए। बंगाल का बांग्लादेश से लगा हुआ बॉर्डर करीब 2200 किलोमीटर लंबा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा सालों से बिना बाढ़ के, बिना फेंसिंग के खुला पड़ा था। और उसकी वजह पता है क्या थी? क्योंकि पिछली सरकार जो थी, ममता बनर्जी की सरकार, फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही थी। तो शुवेंदु अधिकारी ने आते ही वो अड़चन हटा दी, और उनका दावा है कि एक बार ये फेंसिंग पूरी हो गई तो घुसपैठ का ये पूरा धंधा जो है वो कुछ समय में ही बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ की परछाई दिखती है। और मजे की बात ये कि ये वाला पैरेलल बहुत ही कम लोग जानते हैं। देखिए यूपी नेपाल बॉर्डर करीब 599 किलोमीटर लंबा है और 7 जिलों से लगता है, और योगी सरकार ने इस बॉर्डर के 10 किलोमीटर के दायरे में अवैध रूप से बने सैकड़ों ढांचों और एनक्रोचमेंट्स पर एक्शन लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, करीब 4000 ऐसे मदरसों की जांच के लिए एसआईटी तक बना दी जिन पर विदेशों से फंडिंग का शक था। और इसका मकसद साफ था कि ये पता चल सके कि सीमा पार से पैसा और लोग किस किस रास्ते से घुस रहे हैं। पर यहीं पर ना असली फर्क भी छुपा हुआ है, और यही जो फर्क है वो शुवेंदु अधिकारी को इस मामले में योगी से भी आगे खड़ा करता है। देखिए योगी आदित्यनाथ के लिए नेपाल का जो बॉर्डर लगा हुआ है उत्तर प्रदेश के साथ, वो खुला जरूर था, पर वहां से पूरी की पूरी आबादी ट्रांसफर नहीं हो रही थी। जबकि वेस्ट बंगाल में तो बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ एक स्मगलिंग का रास्ता रहा ही नहीं था, वो डेमोग्राफी चेंज करने की मशीन बन चुका था। यानी योगी आदित्यनाथ को जहां पर 599 किलोमीटर संभालना था, वहीं शुवेंदु अधिकारी को 2200 किलोमीटर, और वो भी एक ऐसे राज्य में जहां की पूरी सत्ता ही इस घुसपैठ के सहारे खड़ी थी। तो ई और एस का मतलब हुआ पकड़ो, निकालो और दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दो। पर देखिए असली इम्तिहान तो भी बाकी है, क्योंकि एक ऐसा राज्य जहां 30 साल से कानून का मतलब था पार्टी का आदमी, और जहां सरकारी नौकरी तक बिकती थी, वहां शुवेंदु अधिकारी आखिर कानून और सिंडिकेट दोनों से कैसे निपटेगा। और यही रीसेट का आखिरी हिस्सा है जो योगी आदित्यनाथ से सबसे ज्यादा मिलता है। अब देखिए आते हैं रीसेट के आखिरी 2 लेटर्स पर, यानी ई एनफोर्समेंट, टी टारगेट। और भाई साहब यहीं पे आके शुवेंदु और योगी की कहानी लगभग एक जैसी लगने लगती है। तो चलिए पहले बात करते हैं एनफोर्समेंट की, यानी कानून के डंडे की। देखिए बंगाल वो राज्य रहा है जहां हर इलेक्शन ही खून से लिखा गया है। मतलब बूथ कैप्चरिंग, पॉलिटिकल हत्याएं, विरोधियों के घरों को जला देना, रेप, ये सब वहां की राजनीति का बिल्कुल नॉर्मल सा हिस्सा बन चुका था। तो शुवेंदु ने गद्दी संभालते ही बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, तुरंत लागू कर दी। देखो लागू पहले भी थी, पर कितनी लागू थी कितनी नहीं लागू थी ये हम दोनों को पता है। फिर उन हजारों परिवारों के साथ खड़े होने की बात की जिन्होंने पॉलिटिकल हिंसा में अपने लोग खोए, और इसके जरिए उन सबको सीधा मैसेज दे दिया गया जो 30 साल से कानून को अपनी जेब में रखते थे। उनको सीधा सीधा मैसेज था, बेटा दुकान बंद हो चुकी है, अब कुछ और करो। अब इसको जरा योगी के साथ रखकर देखिए। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ आए थे तब यूपी की पहचान थी गुंडा राज। तो योगी ने आते ही पुलिस को खुली छूट दे दी। अब पुलिस को छूट तो मिल गई, पर सबसे बड़ा काम जो किया गया वो था उन माफियाओं को कटघरे में खड़ा करना जो दशकों से कानून के ऊपर बैठे हुए थे, जिनके खिलाफ केस सालों से सिर्फ फाइलों में सड़ रहे थे। और साथ में एक काम और किया गया जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, यानी पहचान की राजनीति। यानी इलाहाबाद बना प्रयागराज और मुगल सराय बना दीनदयाल उपाध्याय नगर। और इसका मैसेज साफ था, अब इतिहास तो बदलेगा ही, साथ साथ वर्तमान भी बदलेगा। खैर इसके बाद आता है सबसे मजेदार पैरेलल, यानी टी टारगेट द सिंडिकेट।
तो देखिए, बंगाल में टीएमसी राज की जो सबसे गहरी बीमारी थी वो थी कट मनी और सिंडिकेट, यानी हर ठेके में हिस्सा और हर नौकरी में रिश्वत। यही इनका काम था। और इसका सबसे शर्मनाक चेहरा था स्कूल भर्ती घोटाला। अब जरा इसका स्केल समझिए, क्योंकि इसी घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्था चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से करीब 50 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ, और वो भी बोरों में भर भर कर सरकारी एजुकेशन मिनिस्ट्री के उन लिफाफों में जिन पे राष्ट्रीय चिन्ह छपा हुआ था। मतलब इतना कैश कि गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी। अब जरा सोचिए, जिस डिपार्टमेंट को बच्चों का भविष्य बनाना था वो खुद नोटों का गोदाम बनकर बैठा हुआ था। और हालत यहाँ तक पहुंची हुई थी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को इस घोटाले में 26,000 नियुक्तियां रद्द करनी पड़ी। तो शुवेंदु अधिकारी ने सीएम बनते ही सीधा इसी रैकेट के ऊपर निशाना साधा। वो भी केवल बातों में नहीं, उसने एक नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी का खाका तैयार किया, जिसमें एग्जाम की ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी हर एक कैंडिडेट को मिलेगी, ताकि बाद में कोई मार्क्स बदल ही ना सके। फिर हर साल नियमित एसएससी एग्जाम होगा और हायरिंग को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, ताकि एक मंत्री की मेज पर पूरा खेल ना रुक जाए। और इसमें सबसे सख्त बात यह कि ऐलान कर दिया गया है कि घोटाले से कमाई गई संपत्ति जब्त करके वापस सरकारी खजाने में लाई जाएगी, यानी जो लूटा गया है उसे उगलवाया जाएगा। अब जरा इसको यूपी के बुलडोजर मॉडल के बगल में रख के देखिए। योगी सरकार ने यूपी में करीब 25 माफियाओं को निशाना बनाया और 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त। इसमें मिसाल के तौर पर मुख्तार अंसारी, जिसके ऊपर 66 केसेस थे, जो दशकों से कानून से बचता आ रहा था, वो 2017 के बाद 8 बार दोषी ठहराया गया। और अतीक अहमद, जिसपे 100 से ज्यादा केसेस थे, उसका भी पूरा साम्राज्य बिखेर दिया गया। तो यहाँ से आप दोनों का ही पैरेलल देख सकते हो। एक ने माफिया की संपत्ति जब्त की और दूसरा घोटालेबाजों की संपत्ति जब्त करने निकला हुआ है। यानी तरीका वही है, मकसद वही है, बस राज्य बदल चुका है। तो अब अगर आप जोड़ कर देखें तो ये पांचों अक्षर यानी रीवायर, एविक्ट, सील, एनफोर्स, टारगेट, ये सिर्फ 5 फैसले नहीं हैं, ये पूरे राज्य का रीसेट है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये वही किताब है जो योगी आदित्यनाथ ने यूपी में लिखी थी, बस अब इसका बंगाली चैप्टर खुल रहा है, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर। अब चलो आखिर में मैं अपनी राय भी आपको बताता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि शुवेंदु अधिकारी के पास 2 चीज़ें हैं जो बंगाल में किसी और बीजेपी नेता के पास कभी थी ही नहीं। एक, साफ मैंडेट, दूसरा योगी आदित्यनाथ का बना बनाया प्लेबुक। पर साथ में मैं ये भी मानता हूं कि असली इम्तिहान ये पहला महीना नहीं था, असली इम्तिहान तो अगले 5 साल हैं। अब ऐसा मुझे क्यों लगता है? क्योंकि देखिए, बॉर्डर पे फेंसिंग का ऐलान करना ये तो बहुत आसान बात है, पर 30 साल पुरानी मशीनरी को, जिसकी जड़ें थाने से लेकर पंचायत तक धसी हुई हैं, उसे पूरी तरीके से उखाड़ना, ये काम तो योगी आदित्यनाथ को भी 2 टर्म लग गए थे करने में। और यहाँ तो बंगाल का मर्ज यूपी से भी पुराना है, तो इनको कितना टाइम लगेगा? और इसीलिए मेरा मानना यह है कि अगर शुवेंदु अधिकारी ने यही रफ्तार बनाए रखी तो वो सिर्फ बंगाल के अगले योगी नहीं बनेंगे, बल्कि एक ऐसे आदमी, एक ऐसे लीडर बनेंगे जो बंगाल में कुछ ऐसा करेंगे जो पिछले कई दशकों में कोई कर ही नहीं पाया। और वहीं दूसरी ओर कहीं वो भी इसी पुरानी राजनीति की दलदल में फंस गए तो साबित हो जाएगा कि बंगाल का मर्ज योगी के यूपी से बहुत गहरा है। पर फिलहाल इतना तो तय है कि बरसों बाद बंगाल में एक ऐसा आदमी बैठा है जो खेल को केवल खेल नहीं रहा है, बल्कि खेल का पूरा बोर्ड वही पलट दे रहा है। बाकी आपको क्या लगता है? क्या शुवेंदु सच में बंगाल के योगी बन पाएंगे या बंगाल की पुरानी राजनीति उन्हें रोक देगी? ये मुझे ना आप कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।